Question 28. Quick ratio of Z Limited is 1:1. State with reason which of the following transactions would increase, decrease, or no change in the ratio. क्विक रेशियो कंपनी का 1:1 है. हमें बताना है कौन सा ट्रांजैक्शन रेशियो को बढ़ाएगा या घटाएगा. सो 1:1 है तो हम इसका एक अजम्पशन ले लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ. 10:10 यहाँ पर इसको हम अज्यूम करेंगे. 10:10 10:10 हमने इस रेशियो को ले लिया. हर एक ट्रांजैक्शन ₹1 का मानेंगे. और अब ट्रांजैक्शंस की हम जर्नल एंट्री यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे. Included in the trade payables was bills payable of 3,000 which was met on maturity. 3,000 का एक बिल्स पेबल था जो कि करंट लाइबिलिटी होता है, विच वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी, और मेच्योरिटी के टाइम हमने उसका पेमेंट कर दिया. बिल्स पेबल का पेमेंट यहाँ पे कर दिया गया है. सो बिल्स पेबल टू कैश हमारी जर्नल एंट्री है. बिल्स पेबल इज़ अ करंट लाइबिलिटी, कैश इज़ अ क्विक असेट. कैश क्विक असेट है, करंट लाइबिलिटी है बिल्स पेबल. दोनों चीज़ रिड्यूस हो रही है तो हम 10:10 के अंदर ₹1 यहाँ पे कम कर देंगे दोनों तरफ. 9:9 तो रेशियो हमारा 1:1 ही रह जाएगा. क्वेश्चन के शुरू में 1:1 था, अभी भी 1:1 ही आ रहा है इस ट्रांजेक्शन के बाद भी, इसलिए क्विक रेशियो पे कोई इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं है. क्विक रेशियो देयर इज़ नो इम्पैक्ट. क्वेश्चन बी. डिबेंचर्स ऑफ 50,000 वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. 50,000 रुपये के डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए. 50,000 रुपये के डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए. सो डिबेंचर एक लाइबिलिटी होता है, इक्विटी शेयर हमारा इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी. यहाँ पे डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी? इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट. डिबेंचर, हाँ बोलिए. Debentures account debit to equity share. डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट, बिकॉज डिबेंचर इज़ अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है इसलिए डेबिट होगा. इक्विटी शेयर इज़ अ कैपिटल. Debenture debit. हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने दोनों ने सेम एंट्री बोली, दोनों की एंट्री ठीक है. सो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट हो गया. इक्विटी शेयर कैपिटल है तो वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा. डिबेंचर्स यूजुअली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी होता है. डिबेंचर क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी होता है. इक्विटी शेयर आपका शेयर कैपिटल का पार्ट है. लेकिन डिबेंचर्स के अंदर साथ ही साथ हमने और एक चीज़ पढ़ी थी. एक और चीज़ हमने क्या देखी थी यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में? करंट मेच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स. करंट मेच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स में हमने क्या बोला था कि अगर कोई लॉन्ग टर्म डेट जो था, अब उसका नेक्स्ट 12 मंथ्स में पेमेंट आ गया है, नेक्स्ट 12 मंथ्स में पेमेंट आ गया है, तो वो करंट लाइबिलिटी में काउंट होगा इस वाले साल में. करंट लाइबिलिटी में काउंट होगा इस वाले साल में. ये हमने यहाँ पे इसका एक एग्जांपल भी बनाया था कि बैंक लोन आपने 2015 में लिया 5 साल के लिए. एवरी ईयर वो नॉन करंट लाइबिलिटी रहेगा. जब 2019 आएगा तब वो करंट लाइबिलिटी में काउंट होएगा, मतलब जब उसकी मेच्योरिटी आने वाली है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ है. या ऐसा भी हो सकता था डिबेंचर्स ऑफ ₹50,000 वर पेड ऑफ ऑन मेच्योरिटी. डिबेंचर्स ऑफ 50,000 वर पेड ऑफ ऑन मेच्योरिटी. तो दोनों ही केस में चाहे आप पेमेंट कर दो चाहे इक्विटी शेयर कन्वर्ट कर दो, ये काम कब होता है? जब डिबेंचर का ड्यूरेशन ख़त्म हो रहा होता है, मेच्योरिटी हो रही होती है. इट मीन्स इस वाले साल में जब ये कन्वर्ट हुआ है, या अगर पेमेंट होता है तो पेमेंट हुआ है, इस वाले साल में डिबेंचर जो है वो करंट लाइबिलिटी है. यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, इस वाले साल में ये करंट लाइबिलिटी होगा. कहाँ पे आएगा? करंट मेच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर. ये यहाँ पर हमें बात समझनी है कि वैसे तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी होता है, लेकिन पेमेंट वाले साल में करंट लाइबिलिटी है, इसलिए डिबेंचर यहाँ पे करंट लाइबिलिटी है जो कि रिड्यूस हो रही है.
शेयर कैपिटल का क्विक रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, ना तो ये क्विक असेट को इम्पैक्ट करती है ना ये करंट लाइबिलिटी को इम्पैक्ट करती है, इसे हम खाली छोड़ देंगे। तो 10:10 में करंट लाइबिलिटी जो नीचे वाली चीज़ है वो 1 रुपये से कम हो जाएगी, 10:9 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आएगी 1.11:1, 1:1 से रेशियो इंक्रीज हो गया। यहाँ पे हमें नोट डालेंगे, सिंस द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इन करंट ईयर सो दीज वर पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। तो ये ट्रांजैक्शन आपको ध्यान रखना है, इसको लॉन्ग टर्म नहीं मानना है, इसे आपको करंट लाइबिलिटी का पार्ट ही अज्यूम करना है। क्वेश्चन 29, क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 0.8:1। क्विक रेशियो आपको दिया गया 0.8:1। तो हम इसको इंक्रीज डिक्रीज सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो हमारा ये रेशियो बन जाएगा 8:10 का। दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा बन गया 8:10 का। अब हमें आसानी से इंक्रीज डिक्रीज का इम्पैक्ट निकालना आसान है अब हमारे लिए। हर ट्रांजैक्शन को 1 रुपये का हम अज्यूम करेंगे। इसी अप्रोच से हमें इस चैप्टर के सारे इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन, चाहे कोई सा भी रेशियो हो, सबको इसी तरह से सॉल्व करना है हमें। क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट्स दिए गए, परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर 2000 रुपीज़। लूज टूल्स परचेज किए 2000 रुपये के, क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी? लूज टूल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। और कोई एंट्री? सर लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। सो 2 एंट्री यहाँ पे आई है, एक हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, दूसरी है लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। लूज टूल्स हमारे बैलेंस शीट में कहाँ पे आते हैं? जो बैलेंस शीट है उसके अंदर लूज टूल्स आते हैं या नहीं आते हैं? और अगर आते हैं तो कहाँ पे आते हैं, कौन सी चीज़ में आते हैं? हाँ जी, ये कौन बोला है? अभी किसकी आवाज़ आई थी ये? ओके, सो लूज टूल्स जो हमारे यहाँ पर हैं, लूज टूल्स इज़ पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री। लूज टूल जो हमारा स्टॉक का पार्ट है, हमने डिस्कस किया था। असेट्स के अंदर जो करंट असेट्स होता है, करंट असेट्स में इन्वेंट्री होता है। इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स, गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स, गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। तो लूज टूल्स आपका इन्वेंट्री का पार्ट है, ये आपका परचेजेस का पार्ट नहीं है। देखो, परचेज हमेशा सिर्फ उसी चीज़ से डेबिट होती है जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो। आप कार के डीलर हो तो कार खरीदोगे तब ये परचेज में आएगा, डेबिट होगा। या कार बनाने का कोई रॉ मटेरियल, स्टील, टायर्स, कलर, वो सब आप खरीदोगे तो वो सब परचेज अकाउंट में जाएगा। अदरवाइज लूज टूल्स और ये सब चीज़ आपके परचेज अकाउंट में आप नहीं डालोगे, ये अलग से लूज टूल अकाउंट के अंदर आप डेबिट कर सकते हो। तो लूज टूल अकाउंट में आपने डेबिट किया लूज टूल्स टू कैश, लेकिन अब लूज टूल जो है ये हमने डिस्कस किया था, ये करंट एसेट्स में काउंट नहीं करना है करंट रेशियो के पर्पस के लिए। वैसे तो इन्वेंट्री का पार्ट है, इन्वेंट्री करंट एसेट्स का पार्ट होता है, लेकिन लूज टूल्स को हम करंट एसेट में नहीं गिनते फॉर कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, क्विक रेशियो के लिए। तो इसलिए यहाँ पे लूज टूल्स ब्लैंक रहेगा, न तो ये क्विक एसेट को इम्पैक्ट करेगा और ना ही ये करंट एसेट को, किसी को इम्पैक्ट नहीं करता है। और टू कैश जो आपने किया, आपके क्विक एसेट्स यहाँ पे रिड्यूस हो गए, क्योंकि कैश इज़ अ क्विक एसेट। कैश जो आपका है वो क्विक एसेट यहाँ पे है। तो अब 8:10 है, 1 रुपये का ट्रांजैक्शन है, सिर्फ न्यूमरेटर इम्पैक्ट हो रहा है, न्यूमरेटर 1 रुपी से रिड्यूस हो रहा है। तो 7:10 हो जाएगा। तो 7:10 बिकम्स 0.7:1। तो 0.8 का जो रेशियो था
0.7 हो गया, सो देयर इज़ अ डिक्लाइन इन क्विक रेशियो। यहाँ पर आपका क्विक रेशियो यहाँ पर डिक्लाइन होता है। तो मेन यहाँ पे बात याद है यही रखनी है, लूज टूल्स जो है करंट असेट्स के अंदर नहीं गिना जाएगा। वैसे तो इन्वेंट्री का पार्ट है, लेकिन उसको हम करंट असेट्स में काउंट नहीं करेंगे, ना तो करंट असेट्स में ना ही क्विक असेट के अंदर। और वैसे भी ये क्विक रेशियो है, क्विक असेट में इन्वेंट्री तो आता ही नहीं है, तो इसलिए किसी भी एंगल से यहाँ पर लूज टूल्स आपका क्विक असेट में आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹500। इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पेमेंट किया 500 रुपये का, क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹500। Sir, premium account debit to cash. प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए आप बोल रहे हैं प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आप एंट्री यहाँ पर बोल रहे हो। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, मैं दोनों चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए प्रीमियम से तो पता नहीं पड़ रहा है कौन सी चीज़ का प्रीमियम है, तो हम इसके आगे लिख देते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यूजुअली इंश्योरेंस प्रीमियम जब हम लिखते हैं तो अभी भी ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये प्रीपेड है। इससे क्या कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर आपने टाइम पे किया तो, एडवांस में पे कर दिया तो प्रीपेड हो जाता है। तो जब भी कोई प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री डालोगे तो हमेशा उसके आगे प्रीपेड लिखना ज़रूरी है, हमेशा उसके आगे प्रीपेड लिखना आपको ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए सैलरी आपने पे किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश आपकी यहाँ पर एंट्री होती है। सैलरी पेमेंट किया, ये एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट हो रहा है, ये असेट रिड्यूस हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। लेकिन अगर सैलरी एडवांस में पे करी जाए तो फिर ये क्या होता है, प्रीपेड सैलरी हो जाता है। प्रीपेड सैलरी एक्सपेंस नहीं है, वो एक असेट है, असेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस अलग चीज़ है, प्रीपेड यहाँ पर अलग चीज़ है। हमने यहाँ पे क्या किया है, एडवांस में पे किया है, एडवांस में पे किया है इसलिए हम इसको प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे टू कैश। और ये एक असेट है, ये एक असेट है जो कि करंट असेट होता है लेकिन क्विक असेट नहीं होता है। ये करंट असेट होता है लेकिन क्विक असेट ये नहीं होता है। ये हमने डिस्कस किया था। करंट असेट में से दो चीज़ हट जाती है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, दोनों क्विक असेट में नहीं आते लेकिन करंट असेट में वो आते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रीपेड इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है, ये खाली रहेगा। कैश आपका यहाँ पे रिड्यूस हो गया तो क्विक असेट हैज़ रिड्यूस्ड, क्विक असेट यहाँ रिड्यूस हो गया तो क्विक रेशियो आपका यहाँ पे बन गया जो 8:10 था, ऊपर 1 माइनस कर दो, 7:10 यहाँ पे क्विक रेशियो बन गया। 8 में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि क्विक असेट यहाँ रिड्यूस हो रहा है, 0.7:1, तो देयर इज़ अ डिक्लाइन इन क्विक रेशियो। तो जर्नल एंट्री अगर आपको समझ आ गई और ये मालूम पड़ गया कि ये क्विक असेट या करंट असेट, करंट लायबिलिटी, जिस भी चीज़ का रेशियो उसका पार्ट है या नहीं है, तो देन फिर आप आराम से इसको इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पार्ट सी, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 3000। सामान बेचा 3000 रुपये का उधार पे। आसान सी जर्नल एंट्री है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्रीज। वैसे हम यहाँ सेल्स करते हैं लेकिन सेल्स के साथ स्टॉक भी कम होता है, तो इस चैप्टर में हम इसको सन्ड्री डेटर्स टू इन्वेंट्रीज करेंगे। तो डेटर्स टू इन्वेंट्री, डेटर्स क्विक असेट का पार्ट है, इन्वेंट्री ना तो क्विक असेट का पार्ट है ना ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो ये कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये ब्लैंक रहेगा। डेटर्स यहाँ पे इंक्रीज हो गए तो 8:10 आपका बन जाएगा 9:10, विच इज़ 0.9। तो रेशियो आपका यहाँ पे इम्प्रूव हो गया, 0.8 की जगह वो 0.9 हो गया।
ऑनर्ड अ बिल्स पेबल ऑफ 5,000 ऑन मेच्योरिटी। एक बिल्स पेबल था, उसको हमने ऑनर कर दिया। ऑनर कर दिया मतलब उसका पेमेंट हमने कर दिया, उसका पेमेंट हमने यहाँ पे कर दिया। तो बिल्स पेबल टू कैश, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जर्नल एंट्री यहाँ पर होती है। बिल्स पेबल है करेंट लाइबिलिटी, जो कि यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। कैश एक क्विक असेट है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो 8:10 से हमने स्टार्ट किया था, दोनों चीज़ यहाँ पे माइनस हो जाएगी 1-1 रुपये से। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों माइनस होंगे, 7:9 ये बन जाएगा। अब आप कैलकुलेट करके देखो, 0.78:1 यहाँ पे आ रहा है। 0.8 था ओरिजिनली, 0.78 है, तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। आपको 2 डेसिमल तक कैलकुलेशन करनी है, तभी आपको सही चीज़ यहाँ पे मालूम पड़ेगी। तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया है रेशियो। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 29 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 30, करंट रेशियो इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे? अप्रोच सोचिए, अप्रोच बताइए। इन्वेंट्री गिवन है, टोटल लिक्विड एसेट्स गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है, करंट रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 30। सर सर लिक्विड एसेट से और क्विक रेशियो से करंट लाइबिलिटीज निकल जाएगा। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद करंट टोटल लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री से करंट एसेट्स निकल जाएगा और ओके, फिर फाइन, करंट ठीक है। रेशियो। ओके, सो देखिए क्वेश्चन 30 है, इन्वेंट्री हमें दिया हुआ है, लिक्विड एसेट्स हमें दिए हुए हैं। करंट एसेट में और लिक्विड एसेट में क्या डिफरेंस है? करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट में क्या डिफरेंस है? हमें फॉर्मूला हमने इसका डिस्कस किया है। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये हमारा लिक्विड एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया है? अच्छा, मुझे करंट रेशियो निकालना है, तो करंट एसेट्स चाहिए। लिक्विड एसेट्स गिवन है 12 लाख के, ये 12 लाख लिख लिया। करंट एसेट मुझे निकालना है, माइनस इन्वेंट्री 3 लाख है, प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो 0 हो गया। ये माइनस उधर चला जाएगा, तो करंट एसेट्स हो जाएंगे आपके 15 लाख के। 15 लाख के करंट एसेट्स यहाँ पर हमारा करंट एसेट्स हमें मिल गया। करंट रेशियो के लिए अब करंट लाइबिलिटी चाहिए। करंट लाइबिलिटी कैसे आएगी? क्विक रेशियो का हमारा फॉर्मूला है, क्विक रेशियो चाहे लिक्विड रेशियो चाहे एसिड टेस्ट रेशियो, एक ही रेशियो के 3 नाम हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है इसका? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये आपका क्विक रेशियो का फॉर्मूला है। जैसा करंट रेशियो का होता है वही है, नीचे डिनोमिनेटर है सेम, सिर्फ न्यूमरेटर में क्विक एसेट आ जाता है। कैसे निकालते हैं? करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस आप माइनस कर दो, तो आपके क्विक एसेट बोलो चाहे लिक्विड एसेट्स बोलो, एक ही बात है। क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स दोनों चीज़ सेम है। क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स बोलेंगे, दोनों बातें यहाँ पे हमारी सेम है। अब क्विक रेशियो हमें यहाँ गिवन है 2:1 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स भी यहाँ गिवन है 12 लाख के, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो हमें इस फॉर्मूले से करंट लायबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। करंट एसेट पहले निकाल ही लिया था 15 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी आएगी? 6 लाख यहाँ पर आएगा। तो 15 लाख को 6 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.5:1। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल।
दक्ष समझ में आ गया आपको? दक्ष समझ में आ गया आपको? सर वो लेफ्ट हाँ जी, क्या बोल रहे हैं दक्ष? ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? ये सर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। 31। टोटल एसेट्स 11 लैक्स, फिक्स्ड एसेट्स 5 लैक्स, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लैक्स, कैलकुलेट करेंट रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? क्वेश्चन नंबर 31। सर टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट्स तो करंट एसेट्स निकल जाए। टोटल एसेट्स में से फिक्स्ड एसेट्स माइनस करेंगे तो करंट एसेट्स आएगा। ओके, आगे। करंट लाइबिलिटीज कैसे आएगा? ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 31। करंट रेशियो हमें निकालना है यहाँ पे, तो करंट एसेट्स चाहिए और करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ हमें यहाँ पर चाहिए। पहले करंट एसेट्स की बात करते हैं। अपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे हम जाते हैं। असेट साइड में देखिए, असेट साइड में क्या क्या आ रहा है? एक तो नॉन करंट एसेट्स आता है और हमारा करंट एसेट्स आता है। दो ही तरह के एसेट्स होते हैं, या तो नॉन करंट या फिर करंट। जोड़ोगे तो टोटल एसेट्स यहाँ पर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन ने मुझे टोटल एसेट्स दिए हैं 11 लाख के। इट मीन्स नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स 11 लाख है। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज 11 लैक्स। अब एक फिक्स्ड एसेट मुझे यहाँ 5 लाख दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट कौन सा वाला होता है? फिक्स्ड एसेट्स होता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स्ड एसेट जो है वो है हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसी को हम फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे बोलते हैं। मतलब ये नॉन करंट एसेट हमें लिखे हुए मिल गए, बाकी और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो बाकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ये सब जीरो है। तो नॉन करंट एसेट हो गया आपका 5 लाख का। टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, उससे करंट एसेट आपको मिल जाएगा 6 लैक्स का। तो ये हमारा यहाँ पे हुआ टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स 6 लैक्स। फिक्स्ड एसेट्स को माइनस क्यों किया? बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ये हमारा पार्ट है नॉन करंट एसेट्स का। तो ये हमें यहाँ पे करंट एसेट्स मिल गया। नेक्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला हमने सीखा था जब हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो किया था? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला था? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाले रेशियो में कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला था? देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है तो हम लाइबिलिटी साइड पे चलते हैं। लाइबिलिटी साइड में करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज। नहीं, वो तो वर्किंग कैपिटल होता है। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। देखिए, लाइबिलिटी साइड में मेजर हेड क्या क्या है? शेयर होल्डर फंड्स। एक इधर इसको ओपन कर लेते हैं एक फाइल। शेयर होल्डर्स फंड्स, और क्या क्या होता है लाइबिलिटी साइड में? नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये एप्लीकेशन मनी में छोड़ दे रहा हूँ। नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और एक और चीज़ क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज़। शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़, 3 चीज़ें होती है। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका आएगा टोटल लाइबिलिटीज़। ये हमारा लाइबिलिटी साइड है।
शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखेंगे हम ऊपर फॉर्मेट में शेयर होल्डर फंड में क्या क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इसकी ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट में है बट क्वेश्चंस में इसका यूज़ ज़्यादा होता नहीं है। तो शेयर कैपिटल मिल गया। नॉन करेंट लाइबिलिटी 5 तरह की है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ये सब अलग अलग है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सा होता है, ये दोनों चीज़ होती है। इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो दो चीज़ें हैं, इधर से जो और कैपिटल एम्प्लॉयड। करंट लाइबिलिटी इज नॉट पार्ट ऑफ करंट एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स, इनको दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर असेट साइड से करोगे तो नॉन करेंट असेट्स, और ये दो चीज़ असेट साइड में आती है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे क्योंकि इसको हमने इधर भी एक्सक्लूड किया हुआ है। नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अगर असेट साइड से आप कर रहे हो, लाइबिलिटी साइड से कर रहे हो, तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ से काम हो जाता है। इसके बाद फिर वो फिक्टिशियस असेट्स, वो सब चीज़ माइनस होती है। क्वेश्चन में आएगा तब देखेंगे, बट मेनली ये फॉर्मूला आपका इतना ही है बस। अब हमें क्या दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 10 lakhs का। करंट लाइबिलिटी हम इससे कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 lakhs का गिवन है क्वेश्चन में। ये आपका फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का हो गया। अगर असेट साइड से करोगे तो ये आएगा, और अगर लाइबिलिटी साइड से आप करोगे तो आएगा शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये आपके दो फॉर्मूले हो गए कैपिटल एम्प्लॉयड के। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में आपको 10 lakhs यहाँ पर दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटी आपको निकालना है, वो कैसे आप निकालोगे, सोचिए ज़रा। करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस टोटल। कैपिटल एम्प्लॉयड्स माइनस टोटल असेट्स, क्यों ऐसा किया आपने? सर क्योंकि लाइबिलिटी साइड में कैपिटल और कैपिटल प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी इस कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, और फिर बस बचा करेंट लाइबिलिटीज, और इधर टोटल असेट्स रहता है। तो टोटल असेट्स माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नहीं, मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं है चीज़। देखिए, जब हमने इसके फॉर्मूले सीखे थे, हमने एक बात और इम्पोर्टेंट जानी थी कि टोटल असेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक बेसिक बात है, बैलेंस शीट दोनों साइड की मैच होती है। टोटल असेट इक्वल टोटल लाइबिलिटी। तो अगर 11 लाख के असेट्स हैं तो दिख रहा है हमें कि टोटल लाइबिलिटी भी 11 लाख रुपए की होगी। सो टोटल, ये टोटल लाइबिलिटी होती है, ये आपको मिल गया यहाँ पे 11 लाख का टोटल लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड इसने आपको दे दिया, शेयर होल्डर फंड नॉन करेंट लाइबिलिटी कितना है, ये 10 लाख का। तो दिखती सी बात है, अब टोटल लाइबिलिटी में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस किया तो करंट लाइबिलिटी बचेगा विच इज़ 1 लाख। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। टोटल असेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल असेट्स क्वेश्चन ने 11 लाख के दिए, इसलिए लाइबिलिटी भी 11 की है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में ये दोनों चीज़ आ गई, 10 लाख की दोनों चीज़ मिला के है, बाकी बचा करंट लाइबिलिटी। तो 11 में से 10 माइनस किया तो 1 लाख का करंट लाइबिलिटी यहाँ पर आता है। समझ में आया श्रेया? यस सर। ओके, दक्ष को समझ आया है?
तो यहाँ पर हमारा टोटल लाइबिलिटी को टोटल एसेट्स करें, करंट लाइबिलिटी 1 लाख का हो Yes, जाएगा। sir. ओके, सो करंट लाइबिलिटी 1 लाख का हो गया, करंट रेशियो 6 लाख अपॉन 1 लाख, 6:1 इज योर आंसर। करंट एसेट हम पहले ही निकाल चुके हैं। क्वेश्चन 32, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 lakhs, फिक्स्ड एसेट्स 14 lakhs, करंट लाइबिलिटी 2 lakh, कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी तो गिवन ही है, करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे? सर कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटीज माइनस फिक्स एसेट्स। ओके, गुड। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी, अगेन हम इसी पे चलते हैं। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है 20 lakhs का, ये 20 लाख का हो गया। करंट लाइबिलिटी हमें गिवन है 2 lakhs की इस वाले क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये टोटल लाइबिलिटी हमारी हो गई 22 lakhs की। 20 लाख का ये दोनों हो गया, करंट लाइबिलिटी 2 लाख की हुई, तो 22 इधर हो गया। अब टोटल एसेट्स भी नेचुरली 22 lakhs का ही होगा। अब नॉन करंट एसेट इसने हमें दिया हुआ है विच इज़ फिक्स्ड एसेट्स 14 lakhs, तो करंट एसेट बाकी का बचा विच इज़ 8 lakhs। ये हमारा क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे हो गया, करंट एसेट्स इज 8 लाख रुपीज़। तो अब करंट एसेट्स आपके पास आ गया 8 lakhs का, करंट लाइबिलिटी 2 lakhs है, तो 4:1 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 33, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। कैसे निकालेंगे? पहले करंट रेशियो करते हैं, क्विक बाद में करेंगे। पहले करंट रेशियो, करंट रेशियो कैसे निकालेंगे? सर टोटल एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। टोटल एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्या आएगा इससे? करंट लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स में से आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस क्यों कर रहे हो? असेट तो असेट साइड में है, लाइबिलिटी आपकी इधर है। सर टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो ठीक है, दैट इज़ फाइन। टोटल डेट, टोटल डेट क्या होता है? करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट में क्या क्या आएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। फॉर्मेट देखते हैं हमारा लाइबिलिटी साइड का। देखिए लाइबिलिटी साइड में ऊपर तो शेयर होल्डर फंड है, इससे हमें मतलब नहीं है अभी। यहाँ से नॉन करंट लाइबिलिटी आता है जो कि टोटल डेट्स का पार्ट है। नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी इज योर टोटल डेट्स, ये टोटल डेट है आपके। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या क्या दिया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो हमारी है इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आता है और डेफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो लिखा हुआ है वो ये वाला सब एड है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जुड़ेगा, इसमें अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जुड़ेगा, इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविज़न भी जुड़ेगा, तब जा कर के आपका टोटल नॉन करेंट लाइबिलिटी आएगा। अब टोटल डेट में से हम अगर नॉन करेंट लाइबिलिटी सीधा नहीं दिया है तो इन चारों में से जो भी चीज़ दी है उनको सबको हम माइनस करेंगे, तब हमें करेंट लाइबिलिटी मिलेगा। तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे इसका? टोटल डेट्स, ये वाला लाइन देखेंगे, टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इससे आपका करंट लाइबिलिटी यहाँ पर आता है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन को भूलना नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। अगर मैं इसका फॉर्मूला ऊपर वैसे लिखूँ, टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में 4-5 चीज़ें आती हैं, इस क्वेश्चन में उसके अंदर से 2 चीज़ दी गई है, तो दोनों चीज़ को माइनस करेंगे। सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग को किया तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। ये करंट लाइबिलिटी आ गई। अब आ जाते हैं करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स कैसे आएगा?
करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स आपको गिवन है। असेट साइड का फॉर्मेट देखते हैं हम। असेट साइड में आता है नॉन करंट एसेट्स, एक तो नॉन करंट एसेट्स आता है और एक आपका यहाँ पे करंट एसेट्स आता है। नॉन करंट में अगेन तीन चार चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, टोटल एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये यहाँ पे गिवन है, ये वाली चीज़ सब हेड आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी लेना है हमें। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये भी गिवन है, इसको भी लेना है। अदर नॉन करंट एसेट्स यहाँ दिया हुआ नहीं है तो जीरो हो गया। सो नॉन करंट एसेट के जो तीन पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट हमें क्वेश्चन ने दिए हैं, तो हम तीनों को जोड़ेंगे, प्रॉपर्टी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तीनों को ऐड करेंगे तब हमें टोटल नॉन करंट एसेट्स मिलेंगे। 6 लैक्स प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 8 लाख होता है, ये है टोटल नॉन करंट एसेट्स। टोटल नॉन करंट एसेट्स ये हो गया। टोटल एसेट्स में से नॉन करंट माइनस करो तो बाकी का बचेगा करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मूला बनाया था हमने, ये नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दो चीज़ें एसेट साइड में आती है। नॉन करंट एसेट हमने निकाल लिया इन तीनों को जोड़ के, प्रॉपर्टी प्लांट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस तीनों को ऐड करके नॉन करंट एसेट निकाला, कितना आ रहा है ये 6 + 1 + 1 8 लाख। टोटल एसेट्स कितना है, टोटल एसेट है 16 लाख। करंट एसेट कितना बचेगा, 16 - 8 इज 8 लाख रुपीज़ का। करंट एसेट्स हो गया आपका 8 लैक्स का, करंट लायबिलिटी हम निकाल चुके थे 4 लाख रुपीज़। करंट एसेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमारा ये पूरा बनता है, टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसमें से ये जो तीनों है जिसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, ये है आपका नॉन करंट असेट्स का पार्ट। ये सारे नॉन करंट असेट्स हैं। टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट असेट्स गिव्स यू करंट असेट्स। टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट असेट्स विल गिव यू करंट असेट्स। करंट एसेट आ गया, करंट लायबिलिटी आ गया, डिवाइड करेंगे 2:1 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा करंट रेशियो का। नेक्स्ट निकालना है करंट रेशियो के बाद आपको क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के लिए करंट एसेट में से इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस दो चीज़ माइनस कर दो तो क्विक एसेट्स आ जाएंगे। तो करंट एसेट्स थे हमारे 8 लैक्स के, 8 लैक्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपका क्विक एसेट आएगा। एट लैक्स माइनस 1,90,000 माइनस 10,000 6 लाख के क्विक एसेट्स हो गए। करंट लायबिलिटी 4 लाख थी, वो रहेगी 1.5:1। तो इस बार मेन हेड नहीं दिया था क्वेश्चन में, सब हेड दिए हुए थे बैलेंस शीट में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मेट के हिसाब से। करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे करंट रेशियो, पूरी बैलेंस शीट आपको गिवन है, बताइए कैसे कैलकुलेट होगा करंट रेशियो। करंट यस बाय बोलिए। करंट हाँ, लायबिलिटीज। सो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर बैलेंस शीट फॉर्मेट में हमें मिल जाता है क्वेश्चन तो नथिंग लाइक इट, सीधा सीधा करंट एसेट्स गिवन है यहाँ पे 50 + 30 + 20, करंट लायबिलिटी गिवन है 3 + 13 + 4, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी करेंगे, करंट रेशियो आ जाएगा। क्विक रेशियो कैसे आएगा, क्विक रेशियो कैसे आएगा,
करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज कितना होगा? किस में से क्या माइनस करोगे बताइए? सर 1 लाख में 50,000। नहीं, 1 लाख में 50,000 मीन्स क्या बोला आपने? समझ नहीं आया। सर 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20। नो 50 प्लस 30 प्लस 20 ये तो करंट एसेट्स हुआ। सर 30,000 प्लस 20। 30,000 प्लस 30,000। 20,000 तो आसान सी बात यही है, इन्वेंट्री को लेना नहीं है क्विक एसेट में, क्विक एसेट में इन्वेंट्री को नहीं लेना है, तो ट्रेड रिसीवेबल और कैश 30 प्लस 20, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश 30 प्लस 20, यही हमारा क्विक एसेट है। तो ट्रेड रिसीवेबल क्विक एसेट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्विक एसेट है 30 प्लस 20, ये 50,000 हो गया। तो यहाँ माइनस देखो, माइनस तब करना पड़ता है जब करंट एसेट से क्विक एसेट पे जाना है। करंट अगर आप 1.5 लाख रुपए से करते हो, लेट से आप 1,50,000 से स्टार्ट करो, तो फिर 50 माइनस करोगे, टोटल करंट एसेट्स में से 50 माइनस करोगे तो आपका 1 लाख आएगा। एक मिनट, ये 1.5 लाख रुपए तो आई थिंक बैलेंस शीट का टोटल है, टोटल करंट एसेट्स है 50 प्लस 30 प्लस 1 लाख है। 1 लाख में से 50 माइनस करोगे तब माइनस करने की ज़रूरत है। अगर सीधा ही मुझे ट्रेड रिसीवेबल कैश मालूम है तो इनको दोनों को जोड़ दो, इन्वेंट्री माइनस अपने आप ही हो गया। तो इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करना है, उसको अगेन आप 30 प्लस 20 करके -50 नहीं करोगे। ये क्विक एसेट्स सीधा सीधा ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश को हम ऐड कर देंगे, यही हमारा क्विक एसेट्स है। तो अगर रेशियो का क्वेश्चन बैलेंस शीट फॉर्मेट में मिल जाए तो इससे आसान क्वेश्चन और कोई हो नहीं सकता। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है बट यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, नॉन करेंट लायबिलिटी कितना है, शेयर होल्डर फंड कितना है, नॉन करेंट लायबिलिटी कितना है, नॉन करेंट एसेट कितना है, सीधा सीधा फॉर्मूला चिपकाना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। प्रॉब्लम आती है जब इस तरह से पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चंस देते हैं, तब फिर हमें खुद देखना पड़ता है कि क्या चीज़ करंट एसेट है, क्या चीज़ नॉन करंट एसेट है, क्या चीज़ करंट लायबिलिटी है, इस तरह से हमें देखना पड़ता है। और यहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ तो उसने बता ही दिया क्वेश्चन ने। तो ये पूरे जो हमने करंट रेशो के अभी तक क्वेश्चन किए, सबसे आसान क्वेश्चन ये है 34। ओके, सो यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी रेशो का पोर्शन कंप्लीट होता है। 3 तरह के रेशो हम कर चुके हैं, लिक्विडिटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ये 3 तरह के हम कर चुके हैं। लास्ट हमारी टाइप बचती है सॉल्वेंसी रेशियोज की। 4 तरह के होते हैं, लिक्विडिटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी बस 2 ही है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, बस ये 2 ही थे यहाँ पे। टर्नओवर में आई थिंक 5 रेशियोज थे और प्रॉफिटेबिलिटी में भी 5 रेशियोज यहाँ पर थे। तो ये हम कर चुके हैं। अब हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज का नंबर आता है। तो लिक्विडिटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, इनमें सबसे आसान कौन सा था? लिक्विडिटी, टर्नओवर और प्रॉफिटेबिलिटी में से कौन सा सबसे आसान है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सबसे आसान है। ओके, और सबसे डिफिकल्ट कौन सा था? प्रॉफिटेबिलिटी सबसे डिफिकल्ट था। ओके, इसका मतलब आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के क्वेश्चंस की करनी होगी। एक बार नहीं 2 बार करिए, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता। पार्टनरशिप वगैरह की कंपनी के क्वेश्चन करते तो एक एक क्वेश्चन में आधा पौन घंटा लग जाता है, या एक एक क्वेश्चन 5-5 मिनट में हो जाता है। तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 2 बार भी कर सकते हो जहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लगता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज़ पे। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताते हैं कि प्रॉफिट हमारा अच्छा है या नहीं है। टर्नओवर रेशियोज हमें बताते हैं कि हमारा जो पैसा है अननेसेसरीली कहीं ब्लॉक तो हुआ हुआ नहीं है। लिक्विडिटी रेशियोज बताते हैं कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब कहीं अगले 1 साल में
पैसा किसी को पे करने में हमें पैसा कम तो नहीं पड़ जाएगा, दिस इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। तो लिक्विडिटी रेशियोज आपको बता रहे हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास में सफिशेंट पैसा है, किसी को पेमेंट करने के लिए सफिशेंट पैसा है, तो यू आर सॉल्वेंट। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसको क्या बोलते हैं, इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट वर्ड कई बार पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में आता था, ध्यान है आपको। इनसॉल्वेंट हो जाता है, फिर उस यस सर। बैड डेट हो जाता है, फिर उससे हमें एक Yes, रुपये sir. में 50 पैसे मिलते हैं, तो वो इंसॉल्वेंट वर्ड होता था। तो मतलब पैसा देने के लिए उसके पास है नहीं। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, पैसा है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, अगले एक साल में जिनसे भी आपने पैसा उधार लिया उनका पैसा चुकाने के लिए आपके पास पैसा है सफिशिएंट, तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। करंट रेशियो अच्छा है, क्विक रेशियो अच्छा है, मीन्स आप शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट हो। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको किसी का पैसा चुकाने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। अब आ गए हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होता है, ये हमें बताते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में। ये हमें बताते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में कि लंबी अवधि में 3 साल 5 साल 10 साल में आपको पैसे की कमी पड़ सकती है क्या, किसी के कर्जा चुकाने के अंदर। ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में पहला जो रेशियो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डेट इक्विटी रेशियो। बड़ा आसान सा है, डेट का मीनिंग हमें मालूम है, इक्विटी का मीनिंग हमें मालूम है, हम आराम से डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इक्विटी, जब इस फॉर्मूले में हम डेट लिख रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, इक्विटी का मीनिंग क्या होता है, इक्विटी का मतलब यहाँ पे हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर के जो फंड्स है वो इक्विटी बोला जा रहा है, शॉर्ट में इक्विटी बोल रहे हैं। इसका ये मतलब ना निकालें कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर होल्डर फंड्स पूरा है। उसमें क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, हर तरह की शेयर कैपिटल आएगी, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, सब तरह की आएगी। जितने तरह के रिजर्व्स हैं सब आएंगे। तो ये इक्विटी एक तरह से छोटा नाम है, इसका ये मीनिंग ना निकालें कि सिर्फ इक्विटी शेयर की यहाँ बात हो रही है, सब तरह के शेयर हैं, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व एंड सरप्लस भी सारे तरह के हैं। तो शेयर होल्डर फंड्स ही आ गया। अगर बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम देखेंगे तो ये जो शेयर होल्डर फंड पहला है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, दिस इज इक्विटी। ये आपको बता रहा है इक्विटी के बारे में। फिर नेक्स्ट क्या आ गया आपका, डेट। नेक्स्ट आ गया आपका डेट। जब हम यहाँ डेट की बात करेंगे तो ये सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटी की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटी। यहाँ टोटल डेट नहीं लिखा है, सिर्फ डेट लिखा है। इस वाले रेशो में डेट का मतलब होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। किसी भी तरह की नॉन करेंट लायबिलिटी हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो, चाहे वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो, चाहे वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न हो, टोटल नॉन करेंट लायबिलिटीज़ यहाँ पर डेट का मीनिंग। करेंट लायबिलिटी नहीं आती है। तो बेसिकली इक्विटी मतलब जो बिज़नेस के मालिक ने खुद का पैसा लगाया, बिज़नेस के मालिक ने खुद का पैसा लगाया। डेट मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने बाहर वाले लोगों से उधार लिया। अब क्या बचता है, करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी एक्चुअली कोई उधार लिया हुआ पैसा होता नहीं है, वो तो जैसे सामान खरीद रहे हैं 2-3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, वो सब चीज़ होती है। तो मेन बिजनेस की फंडिंग इनसे होती है, दोनों से। करेंट लायबिलिटी तो रोज़मर्रा का आपका काम चल रहा है, उसके अंदर आपका एक लायबिलिटी है। बट मेन बिजनेस शुरू करने से पहले जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो इन 2 सोर्सेज से पैसा इकट्ठा होता है। या तो आप खुद का पैसा लगाओगे या आप कहीं से बैंक से लोन लोगे, डिबेंचर्स रेज करोगे, तो नॉन करेंट लायबिलिटी यहाँ पर है। तो ये रेशियो हमें बता रहा है कि खुद का पैसा और डेट में क्या रेशियो है, कितना पैसा हमने खुद का लगाया, कितना पैसा हमने उधार लिया। जितना ज़्यादा उधार होगा उतना ही आपकी रिस्क ज़्यादा है, जितना उधार कम होगा उतनी आपकी रिस्क कम है।
तो डेट टू इक्विटी रेशियो, ऊपर डेट नीचे इक्विटी, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये हो गया प्योर, इट इज़ अ प्योर रेशियो। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 2:1, इस तरह 1:1 के अंदर लिखेंगे, मतलब प्योर रेशियो। जैसे करेंट रेशियो है उसी तरह से इसको लिखा जाता है। आइडियल रेशियो डेट टू इक्विटी का जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आइडियल रेशियो इज़ 2:1। तो आपको एग्जाम में अगर डेट टू इक्विटी के लिए आइडियल रेशियो लिखने के लिए आता है तो 2:1 आपको लिखना है। बट और अगर वैसे पूछा जाए कि भाई क्या आइडियल है, तो डेट 0 हो तो बहुत बढ़िया है। कर्जा लेना ही क्यों है, कर्जा कम से कम रखना चाहिए बिजनेस चलाते टाइम। तो कई सारी अच्छी कंपनीज जो होती है उनको बोला जाता है ज़ीरो डेट कंपनीज। ज़ीरो डेट कंपनी, कोई कर्जा ही नहीं है उनके ऊपर, सारा का सारा पैसा जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अपना लगाया, मतलब मालिक जो है कंपनी का उसने खुद का पैसा लगाया हुआ है। ऐसी कंपनीज का शेयर मार्केट में प्राइस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ कोई रिस्क है ही नहीं, डेट ही ज़ीरो हो गया, कोई कर्जा ही नहीं है, तो फिर काहे की रिस्क, बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, तो ऐसी कंपनीज बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे आपकी बुक के अंदर आइडियल रेशियो 2:1 दिया हुआ है, मतलब अगर मैंने अपने 10 रुपये लगाए, तो मैं उधार 20 रुपये ले रहा हूँ। अगर मैंने अपने 10 रुपये लगाए हैं तो बैंक वगैरह से मैं उधार 20 रुपये का ले रहा हूँ, डबल का ले रहा हूँ। इसको भी एज़ पर बुक अच्छा रेशियो माना जा रहा है। तो आपको एग्ज़ाम में यही लिखना है। तो 2:1, 2 इज़ योर डेट, 1 इज़ योर इक्विटी। तो जितनी इक्विटी उसका डबल डेट हो रहा है यहाँ पे आइडियल रेशियो में। कैलकुलेशन करते हैं इसकी, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इसमें कुछ डाउट आपको डेट इक्विटी का मीनिंग में? नो सर। क्वेश्चन नंबर 35, टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, डेट टू इक्विटी आपको यहाँ पे निकालना है। देखिए टोटल डेट दिया हुआ है 180। टोटल डेट क्या होता है, नॉन करेंट प्लस करेंट। करंट हमें दे दिया, नॉन करेंट हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, टोटल डेट्स 180 माइनस करेंट लायबिलिटीज से आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मिल जाएगा 160। टोटल डेट में नॉन करेंट और करेंट आता है, करेंट माइनस कर दो तो बाकी बचा नॉन करेंट। यही हमारे डेट इक्विटी में डेट है। तो 1,60,000 इज माई डेट। इक्विटी, इक्विटी कहाँ से आएगा, देखिए टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स 260 है, तो टोटल लायबिलिटी भी 260 होगा। टोटल एसेट्स 260 है तो टोटल लायबिलिटी भी 260 होगा। अब इस पे आ जाते हैं बैलेंस शीट पे वापस हम। टोटल एसेट्स कितना दिया है, 2,60,000। इसका मतलब टोटल लायबिलिटी भी 2,60,000 होगा। टोटल डेट दे दिया 180 का, टोटल डेट का मतलब क्या हुआ, नॉन करेंट प्लस करेंट, ये टोटल डेट है आपका। टोटल डेट कितना है, 1,80,000। शेयर होल्डर फंड इसका मतलब कितना हो गया, 260 माइनस 180, ये आपका हो गया शेयर होल्डर फंड। यही इक्विटी होता है, शेयर होल्डर फंड्स जो होता है वही इक्विटी होता है। तो ये इक्विटी हो गया 80,000 का। कुछ डाउट इसमें? हम नो सर। ओके, हम असेट, टोटल असेट से हम टोटल लायबिलिटी पे आए, उसमें से हमने ये टोटल डेट माइनस कर दिया, तो शेयर होल्डर फंड 80,000 का आ गया। तो 80,000 का इक्विटी हो गया, 160 का डेट हो गया, तो डिवाइड करेंगे तो 2:1 इज़ माई डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 2:1। बिल्कुल आसान सा रेशियो है, कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है इसके कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 36, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, बताइए कैसे निकालेंगे। डेट कितना है, डेट कितना है इसमें,
डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म वाला। नॉन करेंट डेट कितना है बताइए? Sir, 1 lakh debentures. डेबेंचर्स, सिर्फ डेबेंचर्स ही यहाँ One पे। lakh 30,000. यस 130, ये हमारा हो गया डेट। इक्विटी कितना होगा? सिर्फ 5 lakh plus 90,000. Fi- क्या कुछ मिस कर रहे हो आप श्रेया? देखो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस पूरा लेना है। तो शेयर कैपिटल 5 lakhs है, जनरल रिजर्व 90,000, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है ये भी तो आएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट The भी रिजर्व एंड profit. सरप्लस का ही पार्ट है। ये हमारा बैलेंस शीट में कहाँ आ रहा है देखते हैं। देखो, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज़ है हमारी। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आपको यहाँ पे दिया गया 5 लाख का, ये आ गया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें से जनरल रिजर्व दिया इन्होंने आपको, ये जनरल रिजर्व आ गया। और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो ये सरप्लस है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जो पैसा इकट्ठा होता जा रहा है P&L अकाउंट में, विच दैट इज योर सरप्लस। तो ये भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है। तो इसलिए इक्विटी कितना हो गया? 5 lakhs प्लस 90,000 प्लस 50,000, वो इक्विटी हो गया। डेट 130 का, इक्विटी आ गया, आपका रेशियो यहाँ पे निकल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये रेशियो आपका 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं इसके, अधिकतर कंपनीज का 1 से कम ही होता है। बुक वाले ने आइडियल रेशियो 2:1 लिखा हुआ है। डेट है 130 का, इक्विटी है 640, तो ये आपका 1 से कम आएगा। थोड़ी कैलकुलेशन में आपको इसका टाइम लगेगा डिवीजन में। तो डेसिमल में आप 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तक इसको निकाल सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 2 या 3 डेसिमल, उससे ज़्यादा आगे कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कैसे निकालेंगे डेट? डेट कितना होगा? Sir, equity share 1 lakh plus 50. preference share plus हाँ. debentures. ये Sir, क्या 1 बताया lakh आपने दक्ष? 50,000. Sir, debt. नहीं, डेट सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटी होता है भाई। क्वेश्चन 36 में आपने सिर्फ डिबेंचर को ही तो बोला था डेट, उसमें शेयर कैपिटल थोड़ा ना जोड़ा हाँ. था आपने। तो यहाँ भी सिर्फ डिबेंचर है, वही होगा डेट। क्वेश्चन सेम है, जो ऊपर था वही क्वेश्चन है ये। सिर्फ Okay. डिबेंचर्स आपका डेट होगा। इक्विटी में क्या क्या आएगा? 2 lakhs प्लस 1 lakh प्लस 90,000 प्लस 40,000। इक्विटी शेयर भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, जनरल रिजर्व भी आएगा, सरप्लस भी आएगा। इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस, चारों चीज़ें यहाँ पर आपकी ऐड होगी इक्विटी में। करंट लायबिलिटी हम छोड़ देंगे, उसका कोई काम नहीं। श्रेया को समझ आ गया? Yes, sir. ओके जी। क्वेश्चन नंबर 38, बताइए डेट कैसे निकालेंगे? लास्ट क्वेश्चन है बस ये आज का। डेट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? The long term loan. लॉन्ग टर्म लोन्स तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर Sir, 30। 8 lakh हाँ जी, minus lakh. नहीं फॉर्मूला 8 बताओ। lakh minus. 8 - 2 आपने क्यों किया? Sir, capital employed में shareholders fund plus non-current liabilities. यस, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला हमने सीखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमने सीखा था, ये नीचे भेज दिया मैंने इसको, ऊपर दिखाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? अगर लाइबिलिटी साइड से देखें तो शेयर होल्डर फंड्स, ये सेकंड वाला देखेंगे, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब डेट के लिए मुझे सिर्फ नॉन करेंट लाइबिलिटी चाहिए। जो हमारा रेशियो है उसमें डेट क्या होता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन ने मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 8 लाख, शेयर होल्डर फंड दे दिया 2 lakhs। तो यहाँ मेरा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होएगा? ये 8 lakh इज इक्वल टू 6 lakh प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो 6 लाख उधर चला जाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटी हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ का। नॉन करेंट लाइबिलिटी इज 2 lakhs।
शेयर होल्डर फंड तो दिया हुआ ही है, दिस इज योर इक्विटी। 2 लाख अपॉन 2 लाख 1 एक मिनट, मैंने इसको माइनस कितना कर दिया? सर 6 लाख अपॉन 2 अच्छा, मैंने यहाँ 2 लाख लिखना है, 6 लिख दिया मैंने इसको गलती से। 2 लाख होगा ये, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया हमारा 6 लाख, और शेयर होल्डर फंड 2 लाख गिवन ही है, तो 6 लाख अपॉन 2 लाख विल बी 3:1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। तो आसान सा रेशियो है, कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी जो एक प्रॉब्लम एरिया था वो 100 मान के करते हैं या x मान के करते हैं, वो चीज़ थी वहाँ पे। अदरवाइज सीधा फॉर्मूला लगाते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ, कहीं इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, क्वेश्चन 39 से कल हम करेंगे, आज की क्लास हम क्लोज करते हैं।